हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम करेंगे पीवाई की सीरीज पार्ट वन का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। वैदिक काल करेंगे आज। और वैदिक काल का जो टाइम पीरियड होता है वो 1500 से 600 BC होता है। ठीक है। वैदिक काल चूंकि रिलेटेड ही है आर्य से, तो आर्य का हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं सृष्ट या कुलीन होता है। इसको दो भागों में बांटते हैं, एक ऋग्वैदिक काल बांटते हैं और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो पार्ट होता है 1500 से लेकर के 1000 BC, और उत्तर वैदिक का जो होता है वो 1000 से 600 BC। ठीक है। आर्यों की जो मुख्य भाषा थी वो संस्कृत थी। बोगस कोई का अभिलेख मिलता है तुर्की में, और उसमें जो है इंद्र और वरुण जैसे देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि बोगस कोई का अभिलेख कहाँ से मिलता है, तुर्की से। और उसमें जो है किस किस का उल्लेख है, इंद्र और वरुण जैसे देवताओं का उल्लेख है। उसके बाद एक बुक लिखते हैं द आर्क्टिस होम इन द वेदाज। कौन लिखते हैं ये? बाल गंगाधर तिलक। इसमें ये कहते हैं कि सभी जो भारतीय थे वो आर्य थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्य जब मध्य एशिया में से आए, उससे पहले हम देखते हैं कि वेद वेद का अर्थ क्या होता है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद कितने होते हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। सबसे प्राचीन जो वेद है, सबसे प्राचीन वेद है वो है आपका जैन अवस्था का, जो ईरान से रिलेटेड है। उसी के समकालीन जो है ये संकलन हुआ था। ठीक है। वेद को जो है ये सिर्फ सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसको स्थानांतरित किया जाता है, सिर्फ सुन करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद का। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्तियाँ होती है। ऋचाओं की संख्या 10,600 है। कितनी है? 10,600 ऋचाएँ हैं इसमें। ठीक है। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की जो है वो बात की गई है। और गायत्री मंडल की जो रचना किया था वो विश्वामित्र जी ने किया था। किसने किया था? विश्वामित्र जी ने। किसके लिए? तो देवी सावित्री के लिए किया था। देवी सावित्री के लिए किया था। और इसका उल्लेख तीसरे मंडल में है। ये जो ऋग्वेद का जो ऋचाएँ हैं, इसको जो पढ़ते हैं उनको होत्री कहा जाता है। होत्री। ऋग्वेद के 10वां जो मंडल है उससे पुरुष सूक्त की बात कही गई है। और पुरुष सूक्त की बात की जिसमें पहली बार जो है 4 वर्ण की बात की गई है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पुरुष सूक्त का मतलब कि जो 4 वर्णों का जो उल्लेख किया गया है उसमें ये कहा गया कि जो ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मा के जो है मुख से प्रकट हुए हैं। किसके मुख से प्रकट हुए हैं? क्षत्रिय जो है वो भुजा से, वैश्य जो है वो आपके जंघा से, और शूद्र जो है ये आपके पैर से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, ऋग्वेद का जो 9th मंडल है, 9th मंडल, इसमें जो है वो भगवान सोम का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? भगवान सोम का। ठीक है। और यहीं पे एक और चीज़ का उल्लेख है कि सोमरस जो है, सोमरस वो एनर्जी ड्रिंक है। सोमरस। वाओ। अब हम बात करते हैं संगीत का जो जनक है सामवेद, उसके बारे में बात करते हैं। सामवेद जो है सबसे संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये संगीत से रिलेटेड है। ठीक है। इसके 2 उपनिषद हैं। सामवेद के 2 उपनिषद हैं। सामवेद के 2 उपनिषद हैं। कौन कौन है? हाँ, एक है आपका छांदोग्य। ठीक है। और एक है आपका केन। एक छांदोग्य है और एक केन है। इसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ये यज्ञ की विधि और कर्मकांडों से रिलेटेड है। ठीक है। यज्ञ की विधि और कर्मकांडों से रिलेटेड है। ये गद और पद दोनों में होता है। ठीक है।
एक्चुअली क्या है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, यजुर्वेद को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। इसको यहाँ लिखते हैं, यजुर्वेद एक है शुक्ल और एक है कृष्ण। ये वही शुक्ल और कृष्ण है, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है ना, वही वाला है ये। तो शुक्ल मतलब होता है श्वेत और कृष्ण मतलब होता है श्याम। तो ये दो चीज में विभाजित किया गया है यजुर्वेद को, ठीक है। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद सब जानते हैं, जादू टोना, वशीकरण, औषधि और अंधविश्वासों से रिलेटेड इसमें बात की जाती है, ठीक है। इसको 20 खंडों में विभाजित किया गया है। अथर्ववेद को 20 खंडों में विभाजित किया गया है। अथर्ववेद को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? 20 खंडों में विभाजित किया गया है। एक मिनट। उपनिषद का मतलब होता है वेदांत। उपनिषद मतलब वेदांत। इसकी संख्या 108 है, ठीक है। ये भारतीय दर्शन का आधार है। सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद है मुंडकोपनिषद, यहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया है। और महाउपनिषद जो है, इसी के अंदर होता है एक महाउपनिषद, महाउपनिषद, ठीक है, महाउपनिषद। यहाँ से वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम लिया गया है, ठीक है। अच्छा, एक बात पता होगा, वसुदेव कुटुंबकम से याद आया मुझे, ये भारत में जो G20 हुआ था, G20 सम्मेलन हुआ था ना, कब हुआ था? 2023 में, राइट, 2023 में हुआ था। उसका ये थीम भी था, जिसमें वन अर्थ वन फैमिली का कहा गया था ना, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन प्लानिट, ऐसा कहा गया था। तो 2023 का थीम भी था वसुधैव कुटुंबकम, G20 जो भारत में हुआ था उसके लिए। तो ये महाउपनिषद के जो है वो 6ठे अध्याय में है। किसमें है? 6ठे अध्याय में, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। अगर हम वैदिक सभ्यता की राजनीतिक संरचना की बात करें तो ये कबीलाई पर आधारित थी। इसमें एक सबसे पहले कुल था, उसके बाद ग्राम था, फिर विष था, फिर जन था, फिर जनपद था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था कि आपका सभा समिति और विदत होते थे। सभा जो था वो किसके लिए था? वृद्ध लोगों के लिए था, मतलब विशिष्ट व्यक्तियों का समुदाय था। ये जो समिति था ये आम जनता के लिए था, आम जनता के लिए था और समान समान व्यक्ति के लिए। विदत जो था वो धार्मिक उद्देश्यों से जुड़े जो व्यक्ति होते थे उनके लिए था, से जुड़े व्यक्ति के लिए, उनके लिए था। महिलाएं जो थी वो सभा और समिति दोनों में भाग ले सकती थी, ठीक है। देखिए परिवर्तन क्या होता है, ये जो जन है ना, उत्तर वैदिक काल में ये मिलकर जनपद बन गया। और फिर जैसे आपको ये बाद में जाकर के वंशानुगत पद ले लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ पर ध्यान देना है। वैदिक काल में जो समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था। कितने वर्णों में? समाज जो था वो 4 वर्ण में विभाजित था, ठीक है। और वर्ण व्यवस्था जो था वो जन्म के आधार पर नहीं था। वर्ण व्यवस्था, इसको यहाँ लिखते हैं, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं था। कर्म पर आधारित था। यहाँ पे इसीलिए जो है महिलाओं की स्थिति जो है वो वैदिक काल में अच्छी मानी जाती है, उत्तर वैदिक काल में खराब हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे बाल विवाह प्रचलित नहीं था, विधवा पुनर्विवाह नहीं था। यहाँ पे गविष्टि जो है, गविष्टि का मतलब था कि आपको गायों के लिए जो लड़ा जाने वाला एक युद्ध होता था, गविष्टि, गाय के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध,
उसको गयुष्टी कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद जो है वो गाय को जो है वो संपत्ति माना गया है। गाय को जो है वो संपत्ति माना गया है। इस काल में गाय को संपत्ति माना गया है। अच्छा, हम देखते हैं वैदिक काल में जो है, वैदिक काल में जो है वो मृदभांड का कैसे कैसे यूज हुआ है। आप लोग पढ़े थे पूरा पाषाण काल। पाषाण काल में जो मृदभांड का यूज हुआ है वो ब्लैक यूज हुआ है। ठीक है, ब्लैक एंड रेड यूज हुआ है। फिर आईवीसी में, इंडियन वैली सिविलाइजेशन में यूज हुआ है ब्लैक, रेड और गेरुआ, BRG। यहाँ पे जो यूज मृदभांड का यूज होगा वो आपका यूज होगा येलो, ब्लैक एंड रेड। ठीक है, येलो, ब्लैक एंड रेड का यहाँ पे यूज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद देखते हैं जो ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में जो भगवान थे, देवता जो थे, वो किस चीज़ के भगवान थे, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार। इंद्र जो थे वो क्या चीज़ के भगवान थे, ये किलो को नष्ट करने का भगवान थे। किलो को नष्ट करते थे, नष्ट, या फिर इनको ये कहा जाता था हल का स्वामी, इंद्र को। उसके बाद अग्नि जो है, अग्नि को मनुष्य एंड देवता के बीच मिडिल मैन का काम करते थे। मिडिल मैन मतलब मध्यस्थता का काम करते थे। ठीक है। सोम, सोम जो है वो वनस्पति के देवता थे। रुद्र, ये जो थे वो पशुओं का रक्षक थे। अदिति जो थे ये इंद्र की माता कहलाती थी। और सावित्री जो थे, जिनके लिए विश्वामित्र जी ने तीसरे मंडल में वो गायत्री मंत्र का जाप किया था ना, तो इनके लिए, सावित्री जी के लिए गायत्री मंत्र समर्पित है। ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद जो है वो हम देखते हैं जो वैदिक काल की जो नदियाँ थी। ठीक है, वैदिक काल की जो नदी थी उसके बारे में देखते हैं। नदी और उसके प्राचीन नाम सब आसान है। इंडस, सिंधु। इंडस को सिंधु कहा गया। ठीक है। झेलम को वितस्तता कहा गया। चिनाब अस्कनी कहा गया। रावी परुशनी कहा गया। ब्यास, ब्यास बिपाशा, ब। ठीक है। सतलुज, स, ऐसे याद रखिए। सतद्रु, सुतुद्री। और सरस्वती एक पौराणिक नदी थी। इसके बाद है जो भारतीय दर्शन के 6 है ना तत्व, उसमें से जैसे सांख्य है, सांख्य किसने दिया, कपिल ने दिया। न्याय को किसने दिया, गौतम ने दिया। वैशेषिक को किसने दिया, कनाद ने दिया। ठीक है। उसके बाद सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, योग को किसने दिया, पतंजलि ने दिया। उसके बाद उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। ठीक है। उत्तर मीमांसा इसको दिया वादनारायण ने, वादरायण ने। और पूर्व मीमांसा इसको दिया जैमिनी ने। ये पूछता है 1 2 3 4 5 6, ये पक्का पूछता है।
किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ देता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, और उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ छूटा होगा ऋग्वैदिक काल का, वो मैं उत्तर वैदिक काल में उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल का जो लेक्चर होगा उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट करके, और उसके बाद हम लोग उसका क्वेश्चन कर लेंगे, PYQ कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।